Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss test number 15 of Vision IAS prelims test series और इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के मिक्स इसमें क्वेश्चन है। अपन जो है आपने यदि फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखा हुआ तो हम लोग जो है अभी क्वेश्चन नंबर 52 तक तो इसको अटेम्प्ट कर लिए हैं। बाकी आगे अभी चलेंगे इसमें, इस वीडियो में शायद इसको कंप्लीट कर लेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पे देख लीजिए 3799 टेस्ट नंबर जो है इसको आप देख लीजिए कि यही टेस्ट सीरीज का आपका नंबर होगा टेस्ट नंबर 15। ठीक है, तो इसमें चलते हैं हम आगे। 52nd क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिया था। 52nd में जो हमें बात करनी थी वो भी हमने देखी थी कि कुछ वहाँ पे लोग थे उनके बारे में हमने बात करनी थी कि वो कौन कौन सी फील्ड से थे, कुछ ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50 ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि आपका किसान फागू जी बंसोड़ नाम से जो एक पर्सनैलिटी थे, इनके बारे में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, कि वो जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित के लिए उन्होंने बात करी थी। ऐसी कुछ चीज़ें जो हिंदुज़म से लिंक रखते थे, ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे। तो हिंदुज़म से लिंक वगैरह ऐसी ऐसे कुछ अनटचेबल्स के लिए 1901 में आपका समग्र बोधक आपका जो निराश्रित समाज जो है ये बनाया था 52 में। तो यहाँ से अपन ने ये ऑप्शन देख लिया था। आगे चलते हैं ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए 53 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन को देखिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसका आंसर लगाइए। बहुत ही सिंपल है। मैं इसका अभी आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ क्योंकि मैंने अटैम्प्ट कर लिया है तो मेरा इसमें ज़्यादा टाइम मैं देना नहीं चाहूँगा। आपको 53 क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया और आपसे पूछा है कि कैसे सीक्वेंस में इसको आपको जमाना है, करेक्ट सीक्वेंस में। तो यहाँ पे है प्रोविजन ऑफ डायरकी एट सेंटर। ठीक है, तो डायरकी है और बाइकैमलिज्म है। तो डायरकी आपका 1935 का जो एक्ट है ना उसमें आती है। बाइकैमलिज्म जो है सेंटर में, ये आपका 1919 वाले जो एक्ट है ना उसी में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ओपन कंपटीशन है सिस्टम फॉर सिविल सर्वेंट। तो ये आपका 19 क्या 1850 के आसपास जो काम चल रहा था ना आपका, जो उस टाइम पे चार्टर एक्ट आया था 1853 का। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 का जो आया था उस टाइम पे, इसमें बातें चल रही थी कि ओपन कंपटीशन होगा सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए सिविल जो सर्विसेज के जो सर्वेंट होंगे उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बातें चल रही थी। इसके बाद में अगला जब आपका 1861 में, ठीक है, तो 1861 में आपका जब आपका काउंसिल एक्ट आया था ना, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये तो थे चार्टर थे जो 1853 तक आए। फिर आपका जो क्राउन रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो आपकी फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आने लगे 1861। इसमें फिर आपका पोर्टफोलियो सिस्टम आने लग गया था। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम इसमें चालू हो गया था। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें हो रही थी। अब सीक्वेंस आप इनको जमा सकते हैं, थोड़ा सा खुद का टाइम लगाइए और यहाँ से मैनेज कीजिए। ठीक है, तो आपकी दिमाग की भी कसरत हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 ये देखिए कि इससे मैं आपके से पूछा है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी समस्या आती है कि कौन सा आर्टिकल है इसमें। तो आप यहाँ पे देख लें, एक तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, एक मेट्रोपॉलिटन आपका जो प्लानिंग कमेटी है, ये दो है। ठीक है, आप बेयर एक्ट में से इसको देख लीजिए, आपके नोट्स वगैरह वहाँ से देख लीजिए। एक कुछ चीज़ और देखिए आप, एक रिजर्वेशन से रिलेटेड क्लॉज है, रिजर्वेशन से रिलेटेड क्लोज है आपका। यहाँ पे क्लोज जो है वो तो आपको देखना है। ठीक है, और जो है इसमें आपका रिजर्वेशन है, एक आपका फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, जो आपका पंचायत वगैरह के उसमें जो है 243 आर्टिकल जो है उसमें आई जो क्लॉज है ये है। इसके अलावा फाइनेंस के अलावा आपका इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है इसके बारे में आपका 243 क्लॉज के है। ठीक है, रिजर्वेशन के अलावा कौन सा है, 243 क्लॉज डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। एमपीसी डी आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ये दोनों ही आपकी किस में है, आपका जो मेट्रोपॉलिटन जो है ना आपके म्यूनसिपैलिटी वाला जो वो है, ठीक है, पार्ट, उसमें आपको ये देखना है। पार्ट 9A है, क्योंकि पार्ट 9 तो सिर्फ 9 जो है आपका पंचायती राज के लिए है, जबकि आपका जो पार्ट 9A है ये म्यूनसिपैलिटी के लिए और पार्ट 9B आपको मालूम है कोऑपरेटिव के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, 243 आर्टिकल चलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको देख लेना है। और एक इसमें जो ऑप्शंस है ये थोड़े से आपके वेग टाइप के बनाए हैं, ये कौन से आर्टिकल में है, तो 243 ZE आपका आर्टिकल यहाँ पे राइट है कि इससे ये बने हुए हैं। ठीक है, एक दूसरी चीज़ इसमें देखना है कि जो आपका जो एमपीसी है मेट्रोपॉलिटन आपका प्लानिंग जो कमेटी है, इसमें एक तो 2/3 लोग एक साइड होते हैं और 1/3 एक होता है। तो 2/3 आपके इलेक्टेड होते हैं, मतलब इलेक्टेड जो म्यूनसिपलिटी जो होती है ना 3 लेवल पे, नगर पालिका जो है या जिसको नगर पंचायत बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे है आपका, और फिर आपका मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है ना यहाँ पे। ठीक है, इनमें इनसे इलेक्टेड जो लोग होते हैं ये फिर यहाँ पे 2/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि 1/3 जो है इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिसके आपकी जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या फिर आपका पंचायत सॉरी वो क्या बोलते हैं उस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लोकसभा या आपका राज्यसभा जो है ना,
इसके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है ना जो उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन में आते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन 1/3 में चलता है। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट इसमें घुमा दिया है कि 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ दीज कमिटीज़ आर इलेक्टेड, तो ये 1/3 नहीं 2/3 होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक कर लें, बाकी आप यहाँ से ऑप्शन इसको लगा लें। बाकी एक बार मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार उसका एक एक्ट देख लें, तो एक्ट में वहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से काम चल जाएगा। पार्ट 9A में आपको ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो इससे आपका वहाँ से चीज़ें MPC से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी वो यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और आपका इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 55। इससे पहले मैं आपको बता दूँ आर्टिकल आपका जो म्यूनसिपलिटी जो है ना उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी DPC, उसको बोलते हैं 243ZD, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, तो आर्टिकल आपको बताना था 243, इसको यहीं पे बता देता हूँ 243ZD। ठीक है, जो डी वहाँ पे रिजर्वेशन के लिए था ना, किसमें, पंचायत वाले सिस्टम में 243D सिर्फ वो रिजर्वेशन के लिए था कि रिजर्वेशन होगा SC ST वुमन के लिए। ठीक है, और 1/3 वुमन के लिए होगा, उसमें आपके SC ST की वुमन भी शामिल होगी। लेकिन यहाँ पे 243ZD जो है ना ये म्यूनसिपलिटी के लिए, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी जो है ना यहाँ पे बनती है। जबकि आपका ZE जो है मतलब इससे 2 आगे +2 इसमें आर्टिकल आप ऐड करेंगे ना, तो आपका कौन सा आ जाएगा, म्यूनिसिपल आपका जो प्लानिंग कमेटी जो है ना ये इसमें आ जाएगा। 2/3 1/3 वाला आपको इसमें याद रखेगा। प्रोपोर्शनलिटी के बेस पे यहाँ पे जो है पॉपुलेशन का, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये लोग भी इसमें शामिल होते हैं। एक चीज़ और इसमें आपको बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक होता है ना अपन पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इसमें इतने सारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो DPC जो होगी, इसमें तो हमने देख लिया 2/3 1/3 होता है, लेकिन DPC जो होती है ना उसमें ये रेशियो नहीं चलता, उसमें चलता है आपका 4/5 का रेशियो, या फिर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ आपके लिए। ठीक है, इसमें आपका रेशियो चलता है 4/5 का और 1/5 का। आप सुन लीजिए, 4/5 1/5 का चलता है, और 4/5 जो है वो आपका इलेक्टेड है, सीधी सी बात है। तो 4/5 आपका इलेक्टेड हो गया, 1/5 आपका नॉमिनेटेड जो हो गया, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो है। इसमें से भी आपका क्या है, इसका रेशियो होता है रूरल और अर्बन का, मतलब पॉपुलेशन बेसिस पे, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है रूरल की, तो रूरल का उतना ही रेशियो वहाँ पे सीटों पे होगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता यहाँ से होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ जानने वाली है ही नहीं। और एक चीज़ याद रखना, जैसा आपका पंचायत वाले जो प्रोविजंस है ना, वो आपके नॉर्थ ईस्ट जो है, जैसे मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर को उसमें शामिल नहीं करना, मणिपुर के सिर्फ हिली एरिया है, वहाँ पे वो लागू नहीं होता पंचायत वाला। और दार्जिलिंग की जो आपका दार्जिलिंग की जो क्या बोलते हैं उसको, रीजनल काउंसिल जो है वो चलती है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे पंचायत वाले जो प्रोविजन है वो नहीं लगते। लेकिन जो आपके म्यूनसिपलिटी वाले प्रोविजन है ना, वो सिर्फ ऑल इंडिया में एक ही जगह नहीं लगते, वो आपकी दार्जिलिंग है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंचायत के जो है वो 4 जगह नहीं लगते, 4 क्या 5 हो गए, क्योंकि दार्जिलिंग शामिल करो। मणिपुर के कुछ हिली स्टेशन, हिली स्टेट के मणिपुर जो है उसके हिली डिस्ट्रिक्ट्स वो उसमें लागू नहीं होता। आपका मेघालय में भी मैंने आपको बताया मेघालय है, आपका नागालैंड है, और बीच वाले को छोड़ दो फिर आपका मिजोरम है। तो इतनी जगह पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, बाकी चीज़ें कॉमन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, तो ये आप चीज़ें ध्यान रखें, 3 इसके लेवल होते हैं, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर हो गया आपके सामने। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए आप चीज़ें क्या बताई गई हैं, रीड कीजिए एक बार खुद से। इसमें आपसे पूछा है कि अल्फ़ा ओल्ड, अभी देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि जो हमने पढ़ लिए होते तो आ जाता है, नहीं पढ़े होते तो नहीं आता, तो इससे ज़्यादा लोड आपको लेना नहीं है। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मेरा भी क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, इसको गलत हो गया क्योंकि इसका आइडिया नहीं था मुझे, बस आइडिया ऐसा लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट से चीज़ हो। लेकिन यहाँ पे इसरो और ES से आ गया, तो इन्होंने कभी इतनी अपनी ज़िंदगी में इतना मिलकर काम नहीं किया, तो ये लोग यहाँ पे तो मुश्किल ही करेंगे क्योंकि इतना कोलोब्रेशन इनका क्लोज है नहीं। तो फिर मैंने इसको ऑप्शन को हटा दिया। बाकी इसका ऑप्शन ये डी है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि मैंने टेक्टोनिक प्लेट पे वैसे लगाया था लेकिन इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। लेकिन इसका रीजन जो सही ऑप्शन जो है ना, उसमें आप सर्च करना चाहे तो कर लें। अल्फा फोल्ड है वो आपका AI टूल है, जिसका काम ये है कि आपका जो प्रोटीन को रिकोगनाइज करने वाला, एक प्रिडिक्ट करने वाला एक टूल है। इतना आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा फोल्ड क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपसे वहाँ से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 56 पे, दीपावली डिक्लेरेशन। अब दीपावली डिक्लेरेशन जो है ना, यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि दीपावली डिक्लेरेशन किसने किया था। एक तो आपका अगस्त ऑफर है, एक आपका दीपावली डिक्लेरेशन है। तो अगस्त ऑफर जो है आपका 2 लोगों ने किया था, लेकिन एक का मुझे अभी याद आ रहा है, वो तो है आपका लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक है, वो 1940 के आसपास आता है, जबकि दीपावली डिक्लेरेशन जो है आपका ये 1930 के आसपास आता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो वो है ना पूर्ण स्वराज वाला जो मैटर चल रहा होता है, ठीक है, आपकी जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसके बाद में ये दीपावली डिक्लेरेशन लाया जाता है। इसमें आपका जो लॉर्ड
मैं आप खुद बताइए कि आंसर क्या होगा उसका। मैंने आपको आइडिया दी थी 1930s के आसपास है, तो उस टाइम पे कौन थे। ठीक है, और इसकी मैं ये भी आपको बता दूं कि ये वही थे जिनके साथ में ना गांधी जी का एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन याद आ गया। लॉर्ड एरविन जो थे वो उनके साथ में उन्होंने मतलब दीपावली डिक्लेरेशन दिया कि कोई फिक्स डेट नहीं होगी, लेकिन हाँ ऐसा है कि कुछ काम किया जाएगा डोमिनियन स्टेटस देने के लिए इंडिया को। तो ये ऐसा कुछ वहाँ पे चल रहा था। तो नेहरू रिपोर्ट की बात है, तो आप इसका अंदाज से इसका ऑप्शन कर सकते हैं। बस आपको अगस्त ऑफर्स जो है ना उससे इसको लिंक नहीं करना है। ठीक है, वो एक अलग चीज़ थी। तो ये आप ध्यान रखें, 1929 में ये ऐसा आया था, ऐसी कुछ चीज़ें उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहे थे। तो आप यहाँ से वो देख लें। अगला क्वेश्चन 57 पे चले। 57 में आपको कहा है कि इलेक्शन विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें करी गई है। ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में बातें की गई है। तो देखिए, एक तो ये जो स्पेशल जो आपके स्टेट के जो हेड है ना, जैसे कि आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इनके इलेक्शन के टाइम पे ना कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका ना सीक्रेट बैलेट से होती है वोटिंग। ठीक है, सीक्रेट बैलेट से होती है। यहाँ पे व्हिप वगैरह जो होता है ये नहीं लगता है। ठीक है, नॉर्मल आपका जो पार्लियामेंट्री अफेयर हो रहे होंगे ना, पार्लियामेंट्री कोई वर्किंग चल रही होगी, तो उस टाइम पे जो पार्टी जो है वो व्हिप जारी कर सकती है। लेकिन इनके इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब इनको बार बार इलेक्ट नहीं करना होता अलग अलग लोगों को। यहाँ पे एक इनके पास में एक पेपर पर्चा जो होता है उस पर सीक्वेंस लगाना होता है कि आपको एक्स जो है उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, वाई को सेकंड पे, थर्ड पे आपने जेड को रखा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, तो जैसे एक्स है तो उसकी प्रायोरिटी चेक करी जाएगी कि एक बार कितनी बार है। तो इसमें आपको मालूम है ना कि 50% +1 आपको वोट चाहिए होता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज का एक सिस्टम होता है कि उसमें इतना ही वोट चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसमें चाहिए होती है। एब्सोल्यूट तो नहीं बोलते इसको, इसको कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली एक आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पे आपका इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है उसमें आपके जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना लेजिस्लेचर के, चाहे आपकी आपकी पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, प्लस इसमें आपका जो स्टेट जो है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है, उसमें इलेक्टेड जो है वो लोग हैं। और आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो कहाँ पे है आपकी दिल्ली और पौंडीचेरी जो है वहाँ पे है, उनके भी इलेक्टेड मेंबर जो है इसमें पार्ट लेते हैं। इसमें कुछ यदि भूल चूक मेरे से हुई हो तो आप एक बार चेक करके मुझे कमेंट करना कि मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं बता दिया है। इलेक्टोरल कॉलेज मेरे हिसाब से इतना ही है, इसमें होता है इलेक्टेड मेंबर है। मेनली चीज़ ये है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर जो है वो इसमें उनका रोल होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता इसमें होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं कि और वैल्यू ऑफ ए वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इक्वल टू द एमएलए। एमएलए के बराबर नहीं होती है। एमएलए की जितने भी वोट होते हैं, ठीक है, तो उनको सबको सम किया जाता है, फिर आपका उसको जितने भी सीटें हैं आपकी पार्लियामेंट की उसे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके उनका वेटेज निकाला जाता है। तो ये बराबर नहीं होती है, तो यहाँ से आप इसको हटा दें। सेकंड आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको मालूम है ये यूज़ होता है। इसके अलावा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, यहाँ पे एमपीज फ्रॉम क्रॉसिंग द पार्टी लाइन डज नॉट अप्लाई टू द प्रेसिडेंट सिस्टम, तो ये लागू नहीं होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, और इसका जो किस तरह से इलेक्शन होता है ना वो आपका आर्टिकल 55 जो है 55 इसमें मेंशन है। इसको आर्टिकल याद रखने के मैंने आपको पहले ही बताया था, PEEMP। ठीक है, कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, फिर यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके बाद ई में इलेक्शन का तरीका है। ठीक है, एम मतलब मैनर है, इलेक्शन का मैनर। ठीक है, इसके अलावा आपका पी जो है, पी से आपका क्या होगा, यहाँ पे कुछ होगा, मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि पर्टिकुलर इसमें एक चीज़ थी। पी से आपका इलेक्शन हो गया, और जो भी है आप देखना इसको, मैं आप शेयर कर दूंगा ये जो है, ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी, लेकिन अब इस ट्रिक को याद रखने की भी मुझे ही मुश्किल हो रही है। आपको तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे था। इसके अलावा आपका क्वेश्चन 57 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 58 में ये देखिए कि आप एक बार इसको रीड कीजिए क्या इसमें बताया गया है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। यदि इस क्वेश्चन में देखें हम तो इसमें बात किसकी करते हैं, तो बात यहाँ पे की जाती है बैटल ऑफ सेंट थॉमस की। ठीक है, अब बैटल ऑफ सेंट थॉमस में आपको चीज़ देखनी है कि किसके बीच में हुआ था ये। तो यहाँ पे देखिए बात करी गई है कर्नाटिक वॉर के टाइम की। ठीक है, आपको चीज़ें मालूम होंगी कर्नाटिक वॉर आपके कितने हुए। ठीक है, आपके मेनली 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे। ठीक है, आपको इसमें एक पॉइंट मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें ट्रीटी वगैरह जो की गई थी ना, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो कर्नाटिक वॉर था ना, यहाँ से आप देख लें, यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन आपका पुट किया गया है, तो क्योंकि आपका 1700 के आसपास की बात है, तो आपका 1740 से लेके 48 तक, मतलब 40 से 48 तक आपका जो है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ। और ये आपका किसके बीच में हुआ, फ्रेंच के बीच में और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के बीच में।
ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, ब्रिटिशर्स, क्योंकि एक्चुअल बैटल जो था ना वो आपका नवाब ऑफ कर्नाटिक फोर्सेस और फ्रेंच के बीच में था। बस ये नवाब ऑफ कर्नाटिक फोर्सेस जो था ना, इनको सपोर्ट किया गया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये जो कर्नाटिक वॉर जो है ये कहाँ से इसमें स्प्रिट थी इन लोगों के लड़ने की, तो वो आपकी ब्रिटेन और फ्रांस जो है यूरोप में लड़ रहे थे, तो वहाँ से ये यहाँ पे भी आके लड़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे नवाब कौन था। तो ये तो आपको देखो यहाँ पे आपको एक रिस्क लेके चलना पड़ेगा कि अनवरुद्दीन था या नहीं था, लेकिन जब थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन टफ बनाया जाता है तो वहाँ पे पर्सनैलिटी का नाम जो है ना वो सही दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है आपसे कि फ्रेंच फोर्सेज और इसके बीच में हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, कर्नाटिक वॉर की जो बात हो रही है तो यहाँ से ये चीज़ें भी बैठ सकती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है आपका कि इसमें कौन कौन सी जो बैटल का नाम आपको पता चल गया, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ये सेंट थॉमस जो है ना ये आपका मद्रास में है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मद्रास में है। दूसरा, यहाँ पे एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ला चैपल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ला चैपल यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। और इसमें आपका जो है फ्रेंच वाले जो है ना यहाँ पे जो एक छोटी सी आर्मी थी फ्रेंच की, ठीक है, इनके कैप्टन वगैरह का आपको ये नाम याद रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच में ये हुई, और एक रिवर थी यहाँ पे पर्टिकुलर अडियार। अब इसकी ज़्यादा आगे अब डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, यहाँ पे ऐसा हुआ इन दोनों के बीच में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुआ, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ही इसमें जीत मिली थी, मतलब ये जो है ना जो नवाब था इसको मिली थी। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में फ्रेंच लिखा हुआ था, लेकिन मैंने जहाँ से पहले देख रखा था तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही दिखा रखा था इसमें। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ लाचेबल हुई यहाँ पे। और आपका सेकेंड बैटल का भी अभी आप याद रखना चाहे तो इसके नेक्स्ट ईयर हुआ, वो आपका 1749 से 54 के बीच में आपका सेकेंड बैटल हुआ। इसको इसमें इंग्लिश को ही इसमें बेनिफिट मिला, वो लोग इस बैटल को जीते, और इसमें आपका ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, लेकिन ये आपका 1755 है, मतलब आपका जो बैटल 54 में खत्म हो गया ना, तो इसके नेक्स्ट ईयर जाके ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई। तो ट्रीटी ऑफ लाचेपल फर्स्ट वाले में, पौंडीचेरी सेकंड वाले में। ठीक है, इतना यहाँ पे चलता है। और थर्ड वाली जो है ना वो ट्रीटी ऑफ पेरिस है, जो आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है ना उसमें होती है। वो कब हुआ आपका, जब इसके और आगे जाके 54 है ना, तो यहाँ से कुछ और गैप लिया वहाँ पे, तो 1758, मतलब 4 साल का गैप लिया इन्होंने, और यहाँ पे आपका 63 तक ही बैटल चलता है, थर्ड वाला, थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, फ्रेंच ब्रिटिशर्स में फिर से ये होता है, और इसमें इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ठीक है, वॉन्डी वॉश, ये वॉन्डी वॉश है, ये आपका सेंट थॉमस है। तो पहले रिवर के किनारे लड़ेंगे, फिर ये थोड़ा दूर जाके लड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इसको याद रख लें। पहले में आपका ट्रीटी ऑफ आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले में ट्रीटी ऑफ लाचेपल हुई, सेकंड में पौंडीचेरी हुई, और थर्ड वाले में आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ से मेनली याद रखनी है। इतना ही कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। इसके बाद में क्या होता है कि ये जब ये 58 वाला होता है तो इसमें एक चीज़ और याद रखें कि इसके नेक्स्ट ईयर 1759 जो है 1759, यहाँ पर आपका बैटल ऑफ बेदरा भी होता है। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, इसे याद क्यों रखना है, क्योंकि कर्नाटिक तो फ्रेंच के साथ में चल रहा था, इसके साथ में डच के साथ में भी लड़ाई लड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स जो है आपके जीत जाते हैं। तो बैटल ऑफ बेदरा को याद रखें, ना तो पोर्चुगीज़ के साथ में ना था, ना ही ये आपके फ्रेंच के साथ में था, ये जो था आपका डच के साथ में था। क्योंकि इसके जब ये बैटल खत्म होगा ना, ये आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर, तो इसकी खत्म होती फिर आपका 1700 आपका 64 का 1764 का फिर से बैटल होगा, और उस बैटल को आप अच्छे से जानते हैं, कौन सा है, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। तो बैटल ऑफ प्लासी आपको मालूम है, इस बैटल से एक साल पहले 1757 में। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं प्लासी है, बैटल ऑफ बक्सर है, इनके बीच में आपका बैटल ऑफ वॉन्डिवोश है। ठीक है, और आपका ये आपका डच के साथ में बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा जो है ना, इसको काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता है कि पोर्चुगीज़ वगैरह के साथ में अपन लिंक कर देते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है 1764 में पोर्चुगीज़ से लड़ाई इन्होंने बहुत पहले ही लड़ ली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी थी। 1764 की बक्सर का बैटल था, इसमें इंग्लिश और 3 लोग थे, बंगाल, अवध और मुगल। 59 में आपका बेदरा है, बैटल स्टार्ट होते ही। ठीक है, थर्ड वाला कर्नाटक, और ट्रीटी आपको लाचेपल है, पौंडीचेरी है, और आपका पेरिस है। ये तीन चीज़ आपके यहाँ से देखनी थी। अगला ऑप्शन आप देख लीजिए, सेंट थॉमस वाज बैंक ऑन द रिवर ऑफ अडिया, तो ये वाला सही है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से राइट बनते हैं। क्वेश्चन आप देख लेना यहाँ से क्या है, सॉल्यूशन इसका आंसर यही है, सी है, वहाँ से लगा लेना यदि आप ओपन करना नहीं चाह रहे हैं इसका सॉल्यूशन तो। ठीक है, 59 क्वेश्चन पे देखिए, 59 क्वेश्चन में आपसे क्या बात करिए। 59 क्वेश्चन में आपको जो देखना है कि निपुण इनिशिएटिव है, और कहा है आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का है। ठीक है, तो अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री की जो वर्क है ना उसको आप याद रखें। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, आपको हाउसिंग के लिए काम कर रही है,
ठीक है, आपके सैनिटेशन वगैरह के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप करने का काम कर रही है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन वाला SBM जो है वो कर रही है। तो इसमें आप देखिए निपुण है, इसमें वर्ड जो है NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव होगा, PUN कोई चीज़ होगी। यहाँ पे देखते हैं क्या है। मैंने भी जब इस फर्स्ट टाइम पढ़ा था तभी ये मालूम नहीं था निपुण के बारे में, लेकिन ऑप्शन जब लगाए तो उससे कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो गई थी। आप भी यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके और देखें कि क्या क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे इनिशिएटिव एम टू ट्रेन द पर्सनल एम्प्लॉयड इन द अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थ्रू अप स्किलिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ऐसा कुछ अप स्किलिंग के लिए काम चल रहा है, इसमें बात करी गई है। ठीक है, इसके अलावा और चीज़ क्या है यहाँ पे कि सेकंड है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन द नोडल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनिशिएटिव, तो NSDC है, ये भी कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। थर्ड है द इनिशिएटिव ऑल्सो एम टू ओवरसी प्लेसमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए तीनों में पता चल रहा है कि यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, मतलब स्किल जैसा कुछ काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाला तो जो है ना, स्किल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो है वो काम कुछ कर रही होगी, तो वो काम कर रही होगी स्किल के लिए, लेकिन स्पेशली वो काम करती है उसका डिपार्टमेंट है NSDC, जो कॉर्पोरेशन है ना उसका, वो काम करता है। तो NSDC का यहाँ पे मेंशन, तो इस ऑप्शन को तो आप यहाँ से राइट लेके चले। अब आप देखिए फर्स्ट और थर्ड में कि थर्ड में आपका इनिशिएटिव ऑल्सो एम फॉर ओवरसी प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ओवरसी प्लेसमेंट के लिए काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव होते हैं जो बहुत ब्रॉड लेवल पे होते हैं, मतलब हम यहाँ पे स्किल देंगे, ठीक है, वो विदेश में जाके भी वो लोग हैं उस स्किल का काम लेके बाहर जाके कर सकते हैं। जैसे आपकी जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे आपकी जो यहाँ पे इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं, या फिर आपका जिसको मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन, इस पर काम करने वालों को यहाँ से स्किल देके फॉरेन मिनिस्ट्री जो है बाहर भेजती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ काम चल रहा होता है। तो निपुण जो है ना, इसका अब आपको मैं नाम बता देता हूँ, तो आपके ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे खुद से, कि निपुण जो है आपका, इसका नाम है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो निर्माण आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसके लिए काम है। और कंस्ट्रक्शन चीज़ याद रखें, आपको पता यहाँ पे लगाना है। तो स्किल्ड को प्लेसमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, यदि आपको नहीं आता तो आप देख लें इस चीज़ को। और इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात नहीं, यहाँ पे एक होलिस्टिक वर्क होगा। ठीक है, पर्सनल को जो अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह जो है, इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस उनको अप स्किलिंग करने की यहाँ पे बात है। उनकी पहले स्किल जो है उनको पहचानना है यहाँ पे। ठीक है, जो ट्रेनिंग है उनको देनी है, कि पहले उनकी लर्निंग जो है पहले की उनको रिकॉग्नाइज करो, उसके बाद में उनको फ्रेश स्किल दो, यदि नहीं है तो इसके बाद में उनका इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए भी वहाँ पे कुछ काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12,000 लोगों को बाहर भेजने के लिए कुछ काम यहाँ पे चल रहा था, ऐसा ऐसा यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनको फ्रेश स्किल या स्किलिंग करने की बात इसमें चली थी। बेसिक मोटिव इसी का यही था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे कि सिर्फ एस्पिरेशनल होगा, इसको यहाँ से हटा दें, और बाकी यहाँ पे आप देख लें सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन A यहाँ से राइट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 आपको क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्या क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, देखना है आपको। स्वतंत्र पार्टी के बारे में पूछा गया है। स्वतंत्र पार्टी का ऑप्शन देख लीजिए, इट इज स्ट्रांगली सपोर्टेड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इन अपोजिशन टू ए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको ठीक से आप रीड करिए इसको, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कुछ चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, सेकंड आपका इट इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा आफ्टर द 4th जनरल इलेक्शन 1967। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपको तब आएगा जब आपको फर्स्ट या थर्ड आपको आता होगा। अगला है इट वाज मर्ज विद द भारतीय जनता पार्टी 74 की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी 74 में तो बनी नहीं थी, ये तो 80 में बनी थी। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से हट गया। फर्स्ट वाले में है इट स्ट्रांगली सपोर्टेड द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन अपोजिशन टू ए मार्केट बेस। अब देखिए या तो वो सोसाइटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो मार्केट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ बात होती है नहीं होती है। तो आपका जो स्वतंत्र पार्टी जो है ना, ये आपका सोशलिस्ट नहीं, एक्चुअली ये जो है अपोज करती है सोशलिस्ट वाले जो कंसेप्ट जो था ना कांग्रेस का, उसको। ठीक है, तो ये आपका 1959 में बनी थी। 1959 के बनने के बाद में आपकी जो कांग्रेस की सोशलिस्ट जो पॉलिसीज थी ना, उसके अगेंस्ट ये थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब ये मार्केट बेस इकोनॉमी बात कर रही थी, सोशलिज्म की बात यहाँ पे नहीं चल रही थी। स्वतंत्र से आप याद लगा लें, स्वतंत्र मतलब फ्रीडम एक तरीके से। ठीक है, मार्केट बेस हो। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को आप हटा दें। अब बचा क्या, आपका सेकंड बचा, क्योंकि आपका सेकंड थर्ड में आपको खेलना था थोड़ा सा। थर्ड आपने हटा दिया, तो थर्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और आपका यहाँ पे भी था। तो बचा कौन सा था आपका, सेकंड ऑप्शन ही तो बचा था। फर्स्ट में भी आप नहीं फंसना था, सिर्फ थर्ड को एलिमिनेट करना था। तो ये सिंपल सा ऑप्शन यहाँ से आपको देखना था। अगला है 61 में बात करेगी, ये पार्लियामेंट पास करेगी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, रिसेंटली पास किया है, एंड देयर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल। ऐसा कुछ बिल लेके आई है पार्लियामेंट, और इसमें आपसे पूछा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट साइन एंड रेटिफाइड बाई इंडिया, कंट्रोल द यूज ऑफ वेपन। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बताने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसको हमने यहाँ पे साइन, कौन सा पूछा है,
यहाँ पे है यूजिंग द कोड गिवन बिलो, और पूछा किस किस को हमने साइन कर दिया है शायद, इन कंटेक्स्ट डेवलपमेंट आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ट्रीटीज साइन एंड रेटिफाई। हाँ, तो ये आपको खुद को देखना है कि किसको हमने रेटिफाई यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद क्वेश्चन देख लीजिए इसको। 62nd क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, आप खुद इसे इसको सोचिए। आंसर इसका मैं बोल देता हूँ। 61 का ऑप्शन यहाँ पे बी है, मतलब 2 ऑप्शन इसमें से नहीं है। और टेस्ट बैन वगैरह जो है इस पर हम पार्ट नहीं लेते, बाकी जो बायोलॉजिकल वेपन वगैरह है ना, इसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लें बस, क्या आंसर गलत है इसमें। 62nd में है विद रेफरेंस टू द अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ आपके जो है वो 4 ईयर वाले सोल्जर जो है उनके लिए यहाँ पे कुछ चल रही थी। ऑप्शन यहाँ पे है वही आपका जनरल पैटर्न है, पैटर्न टाइप 1 जो था ना, जिसमें एक ऑप्शन आपको गलत करना होता है, वो वाला। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 62nd में कि अग्निपथ स्कीम जो है, यहाँ पे सोल्जर्स जो है सेलेक्टेड अंडर द स्कीम वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रैंक इन द आर्म फोर्सेज। तो यहाँ पे रैंक वगैरह का सिस्टम होगा क्या यहाँ पे? तो आपका देखिए यहाँ पे रैंक होंगी नहीं इनकी, क्योंकि जो रैंक जो मिलेंगे इनको 4 ईयर बाद में मिलेंगी। तो ये पॉइंट इसका तो खास था ही। ठीक, इसके अलावा आपका है कि आफ्टर 4 ईयर टेन्योर 25% ऑफ रिक्रूटिंग पर्सन वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अनदर। हाँ, तो 1/4 जो लोग हैं वो आगे जाएंगे, और 3/4 जो है आपके वो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा सोल्जर्स वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू द पेंशनरी बेनिफिट बट वुड गेन द एंटाइटलमेंट टू ग्रेटिट्यूड, आपका ग्रेट्यूटी। ठीक है, तो उनको पेंशन वगैरह नहीं होगा क्या, पेंशनरी बेनिफिट वगैरह नहीं होंगे क्या? तो उनको कुछ पैसा तो यहाँ पे मिलेगा ना, ये तो आपको अच्छे से मालूम है कि इनको कुछ पैसा जो है यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनको जो कुछ जो पैसा जो है वापस मिल जाएगा, मतलब ग्रेटिट्यूड वगैरह यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। और पेंशन जो है ना, पेंशन अलाउ नहीं होगी बाद में इनको। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पे जो ऐसे कोई इंटाइटलमेंट वगैरह जो है, पेंशन वगैरह है, इनको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऑप्शन है ना इन्होंने बनाया है, नॉट बी एंटाइटल्ड टू द पेंशनरी, तो ये तो सही होना चाहिए कि यहाँ पे है उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका आप फर्स्ट और सेकंड है, विजन वालों ने जो है इसका आंसर ए लगाया। मेरे हिसाब से इसका तीसरा भी सही है, क्योंकि इनको जो पेंशन वगैरह बेनिफिट जो है ना, ये यहाँ से नहीं मिलेंगे। बाकी और चीज़ें जो है इनको, जैसे कुछ पैसा है इनका पहले से रखा जाएगा कि 30% इनका जो सैलरी जो है उनको एक सेवानिधि प्रोग्राम में रखा जाएगा, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट भी करेगी मंथली वाइज। ठीक है, और इनको कुछ लमसम में कुछ 11 लाख के आसपास पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका 63 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंटी खोती मूवमेंट। ये मैंने भी नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा हो तो आप इसका ऑप्शन लगाइए। ठीक है, और ये है आपका एंटी खोती मूवमेंट। ठीक है, विच एम्ड एट द एबोलिशन ऑफ खोती सिस्टम टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको आता है एंटी खोती सिस्टम, एंटी खोती मूवमेंट किसके बारे में था, तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। मुझे नहीं आता था और मैंने इसको ज़्यादा सर्च नहीं मारा। ठीक है, इसका सीधा से सिंपल ये था, एंटी खोती जो है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लिंक था। ठीक है, एंटी खोती मतलब यहाँ पे आपका कोई लोग थे एस के भोले नाम के, 1920 में ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और ये आपका नॉन ब्राह्मण लीडर थे। ठीक है, और उनका नाम क्या था, एस के बोले। ठीक है, तो यदि पर्सनैलिटी का नाम होता तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे कि बोले वगैरह जो है आपके महाराष्ट्र वगैरह में उससे वर्ड से लिंक करते हैं, लेकिन इतना इतना कुछ दिया नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया, लाइन दी, वो भी दी एवोल्यूशन ऑफ खोती सिस्टम। अब खोती सिस्टम मालूम ही होता तो वहाँ से फिर फर्स्ट लाइन उसको लगा लेते। ठीक है, तो ये आप गूगल सर्च मारे, इसको देख लें एंटी खोती सिस्टम यहाँ पे क्या था। ठीक है, तो खोती टेनेंट्स कुछ थे, ठीक, उनके बारे में यहाँ पे पीजेंट एजिटेशन था एक तरीके से, और अम्बेडकर ने लॉन्च किया था। ठीक है, खोतियों के खिलाफ, इस तरीके से आप याद इसको रख सकते हैं। ठीक है, अम्बेडकर ने सपोर्ट किया था, और 1930s तक ऐसा कुछ चल रहा था बाद में भी। ठीक है, 1920 से चालू हुआ था, काफ़ी लंबा चला था। आगे चले 64 क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री। कॉलोनियल हिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्वेश्चन आप देखिए, एंटी नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी की यहाँ पे बात करी गई है। ऑप्शन देख लें इसके स्टेटमेंट, पहले तो स्टेटमेंट रीड करें, दोनों स्टेटमेंट क्या क्या दे रखे हैं, और उसमें फिर आप देखेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पे की गई है। तो द सोसाइटी वाज स्टार्टेड इन बंगाल टू अपोज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी किस चीज़ से लिंक आपकी हो सकती है? ठीक है, अब एक यहाँ है कि मतलब जो आपको एक पॉइंट यदि याद हो ना, कि मतलब जो 1905 का जो हुआ था आपका मूवमेंट जो था आपका क्या बोलते हैं उसको, जो भी स्ट्रगल था 1905 का, अभी जब चीज़ें अपन बोलते हैं तो उस टाइम पे वो चीज़ याद नहीं आती है। 1905 का आपका जो बंगाल के लिए पार्टीशन के अगेंस्ट जो मूवमेंट था ना, ठीक है, उसमें जब जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको देखना बहुत ही ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन उसमें था। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन अपन ने नहीं पढ़ा होगा, आपने या हमने नहीं पढ़ा ऐसा कि उसमें किसी ऐसी कोई पार्टी बनी हो जिसने उसका अपोज किया हो। ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एंटी नॉन कॉपरेशन सोसाइटी उस टाइम की तो वहाँ पे नहीं हो सकती।
ठीक है, बंगाल वगैरह में वहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए था उसमें। और यहाँ पे इसके अलावा ये जो बात है ना आपकी, ये आपकी रोलेट सत्याग्रह वगैरह जो हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह जो हो रहा था, उसमें ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और इसके अलावा आपको सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से देखना है कि पुरुषोत्तम ठाकुरदास वाज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी। तो आपके इसमें काफ़ी लोग थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास थे, जमुना दास द्वारिका दास थे। ठीक है, एक बार आपका याद रखना, आपके कावसजी जहांगीर। ठीक है, इसके अलावा होगा सी आपका सीतलवाड़ जो है, इन्होंने ओपनली अपोज किया था ऐसे मूवमेंट को, और इन्होंने ही एंटी नॉन कॉपरेशन सोसाइटी बनाई थी। लेकिन कहाँ बनाई थी, अब इन लोगों का नाम ध्यान रखें, आपको याद आ गया होगा कि ये बॉम्बे में हो रहा था ऐसा कुछ काम। ठीक है, तो एंटी नॉन कोऑपरेशन सोसाइटी जो है आपकी बॉम्बे में बनी थी। और ये कौन लोग थे आपके, फिर से रिकॉल करा दूं आपको, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कावसजी जहांगीर, आपका सी सीतलवाड़, ये लोग थे, इन्होंने इसको अपोज किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और इसमें आपका जो है आर डी टाटा जो थे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया था, ये आप थोड़ा सा यहाँ पे पता रखें। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, और जो इसको यहाँ पे आपका बंगाल है ना, इसको काटना है। ठीक है, और आपका जो 1905 वाला यदि मूवमेंट से आई लिंक करे तो वहाँ पे भी ये लिंक नहीं बैठेगा। ठीक है, सेकंड वाले में आपका राइट चल जाएगा। 65 में चले, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्कुलर आज़ादी। तो ये आपका कहाँ पे था, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था मेरे हिसाब से, सर्कुलर आज़ादी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए आपका कौन थे, तो इसको सीधा याद रखना, आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। रामनाथ पुरी जो है, इन्होंने सर्कुलर आज़ादी नाम से आपका कुछ रिवोल्यूशनरी मैगजीन यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, कब किया था आपका 1905 95 के आसपास में ऐसा कुछ चल रहा था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ से पता करें कि कहाँ पे ये चीज़ें चल रही थी, सर्कुलर आज़ादी। और इसमें क्या कहा था, सेडिशियस कैरेक्टर वगैरह जो ब्रिटिशर्स का बताया था, ऐसी कुछ यहाँ पे बातें चल रही थी। अटेंशन जो है ब्रिटिश डायरेक्टर्स का क्रिमिनल इंटेलिजेंस के लिए उस टाइम पे ऐसी जो चीज़ें चल रही थी उनके बारे में सर्कुलर निकाला था। ठीक है, तो इसको एक सेडिशियस कंटेंट कह के इसको प्रोहिबिट बाद में कर दिया गया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रामनाथ पुरी जो है ये एक रिवोल्यूशनरी थे, और ये इस जो आपका जो मैगजीन है इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चले, और 1907 में सैन फ्रांसिस्को वगैरह जगह पे और वैनकूवर वगैरह, मतलब यूएस वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे ये कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, और लाला हरदयाल वगैरह है, करतार सिंह सराभा वगैरह है, इन लोगों के बारे में आपने बेसिकली पढ़ रखा होगा। अपना नोट्स खोलें, रिवाइज करें, मदन लाल धिंगड़ा वगैरह को, इन्होंने कैसे कैसे काम किए थे। आगे चला क्वेश्चन नंबर 66 पे, विद रेफरेंस टू, आप वीडियो पॉज करके इसके और अदर जो ये जो पर्सनैलिटीज दे रखे हैं ना, इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अब यदि सबको यहाँ पे डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज मेरा भी हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं बेनिफिशियल होता है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। 66 क्वेश्चन पे चले कि विद रेफरेंस टू द नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी की बात की गई है। क्वेश्चन आप खुद कर लें, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ऐसे दे रखे ना कि आप आराम से उनको समझ सकते हैं। ठीक है, और ये आपका यदि साइंस टैग से क्वेश्चन बनता है तो लगभग हर कोई ऑप्शन स्टेटमेंट जो आपका शामिल हो जाएगा जब किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी जो है आपको एक ध्यान रखना आईएसपी से रिलेटेड है, आपकी जो इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है ना उसके लिए, क्योंकि उसने इसमें कहा गया है कि ऑल डेटा जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इक्वल एक तरीके इक्वलिटी वहाँ पे फेयर ट्रीटमेंट वगैरह है, वो चीज़ यहाँ पे मेंटेन की जाएंगी। तो इसके लिए यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। स्टेटमेंट तीनों रीड कर लें आप कि इट इंश्योर दैट ऑल एंड यूजर आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट कंटेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस क्वालिटी स्पीड एंड प्राइस। ठीक है, तो आपका नेट यूटिलिटी है तो सब चीज़ में यूटिलिटी रखी जाएगी, स्टेटमेंट राइट होगा। सेकंड आपका कि करंटली द कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आर नॉट कवर्ड अंडर द नेट यूटिलिटी। तो कंटेंट डिलीवरी जो करते हैं ना, कंटेंट डिलीवरी मतलब जो कंटेंट बनाते हैं और उसको दूसरी जगह प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंटेंट डिलीवरी मतलब आपका जैसे कि कह सकते हैं कि सर्च इंजन तो क्या, जो क्लाउड वगैरह होते हैं। ठीक है, ऐसे जो है वो कंटेंट डिलीवरी करते हैं। तो ऐसे नेटवर्क जो है ना अभी नेट न्यूट्रलिटी रेगुलेशंस के अंदर इंडिया में शामिल नहीं है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, अच्छी टर्म है, इंपॉर्टेंट, इसको आप लगा लें, नोट कर ले इसको, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है। और थर्ड आपका कि इंडिया में गाइडलाइंस इंश्योरिंग नेट न्यूट्रलिटी आर इन्फोर्स बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ये तो सिंपल सा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ही कुछ ऐसा काम करता है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट जो है आप यहाँ से राइट लगा ले। ट्राई जो है इसने 2017 में कुछ ऐसी कोशिश करी थी, इसने एक आपका कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी बनाया था। ठीक है, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उन्होंने कहा था कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्वर्स को, ऐसा कुछ वहाँ पे बातें पहले से चल रही थी। ये आपका OTT जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये इसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपके कंटेंट वगैरह इंटरनेट वगैरह पे प्रोवाइड करते हैं, ये भी रेगुलेट कर सकते हैं ऐसे प्लेयर्स को। तो डिपार्टमेंट ऑफ आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है। तो नेट न्यूट्रलिटी जो है इसका वर्ड को आप याद रखें कि आइडिया है ISP का। ठीक है, कि आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है ना, ये इनका ये एक इनके एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब ये जितना भी इसका डेटा है ना
जो ट्रैवल करता है एक नेटवर्क से दूसरे पे, ये किसी भी इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन से जा सके। मतलब आप एक OTT प्लेटफॉर्म वाला है तो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आए हुए डेटा को वहाँ पे रेफर करेगा, बाकी वाले को वहाँ पे नहीं करेगा। तो नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, इनका ये मेनली काम होगा। ठीक है, तो ऐप साइट सर्विस वगैरह है उनके अगेंस्ट यहाँ पे मतलब एक दूसरे मेजर्स नहीं लिए जाएंगे जिससे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चले। यहाँ पे प्रायोरिटी है, डिग्रेडेशन है दूसरे कंटेंट का, ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। सिंपल टर्म है, पता इसका होना चाहिए आपको। और सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो आपके न्यूट्रलिटी रेगुलेशंस है ना, नेट न्यूट्रलिटी रेगुलेशंस, उसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिनको बोलते हैं CDN। इसके अलावा गाइडलाइन आपका टेलीकॉम जो है आपका डिपार्टमेंट ये बनाता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स के राइट है। 67 चले, विद रेस्पेक्ट टू, आपसे पूछा है कि विद रेस्पेक्ट टू आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपसे कंसिडर रेमेडी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद स्टेटमेंट रीड करें और यहाँ से देखेंगे क्या चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। कि पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रेट। तो पार्लियामेंट के पास में ये पावर होती है कि वो कर सकती है। मेन पावर तो है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन पार्लियामेंट जो है ना आपके एक्ट बना के काम कर सकती है। द राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडी कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी सर्कमस्टांसेज एज इट इज ए बेसिक फीचर ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, राइट टू कंस्टिट्यूशन रेमेडी जो है ना, ये सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि जब इमरजेंसी वगैरह लगती है ना तो उस टाइम पे यही काम होता है आपका। जो और जितने भी उनका जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो रुक हो जाता है। तो इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है आपका आर्टिकल 32 के अंदर ना, कि रेमेडी आपको लेनी होगी जब आपका वॉल्यूशन होगा। तो आर्टिकल 32 है, इसी को सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन मतलब आर्टिकल 32 का सस्पेंशन वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ आप वहाँ से ध्यान रखें। सेकंड नंबर के स्टेटमेंट को यहाँ से आप हटा दें तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ से राइट बन जाएगा। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जो है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका स्वामी विवेकानंद की लाइफ के बारे में है। अरेंज करना है कि स्पीच एट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो। तो आपका 1993 ऐसा कुछ, 19 क्या 1893 के आसपास ये चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेदांत सोसाइटी एट न्यूयॉर्क। ठीक है, अब आप ये देखिए कि वेदांत सोसाइटी जो आपकी न्यूयॉर्क में जो है वो कब बनाई होगी उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने ये जब भाषण दिया था ना, इसके बाद में इनकी पब्लिसिटी बढ़ी और तब जाके इन्होंने एक सोसाइटी बनाई, वेदांत सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऐसा काम उन्होंने पब्लिसिटी के बाद में किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक इससे आपको यही पता चलेगा कि जो विवेकानंद जो थे वो आपका वेदांत फिलोसफी पे वर्क करते थे। थर्ड है आपका कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो काफ़ी लेट जाके, मतलब 2-3 साल बाद में जाके ये काम करते हैं। तो मतलब सेंचुरी खत्म होने आ रही है, 1997 में ये इसको एस्टेब्लिश करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको देख सकें तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें कि ये जो रामकृष्ण मिशन जो है ये आपका बेलूर मठ जो है कलकत्ता में, ये ध्यान रखना बेलूर मठ आपका कलकत्ता में है। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पता यहाँ से रखें। काम क्या था, बस वही आपका रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पे करने थे। और जो विवेकानंद जो है उन्होंने सर्विस की जो डॉक्ट्रिन है, उन्होंने कहा था नर सेवा ही नारायण सेवा वाला, सर्विस ऑफ ऑल बीइंग, ऐसा कुछ इन्होंने कंसेप्ट वहाँ पे दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। नेशनल आपका यूथ डे जो है ना, नेशनल यूथ डे, ये भी इनके उसमें कह सकते हैं, इसके जिस सेंचुरी के फॉर्म में इनका मनाया जाता है। ठीक है, इनका जो एज है नहीं, याद याद रखें क्योंकि इससे आपको क्रोनोलॉजी पता चल जाएगा। 62 से 02 1902 मतलब। ठीक है, तो लगभग 40 साल की इनकी एज थी। 62 से 02 1902। ठीक है, तो इसका आप यहाँ से सीधी सी चीज़ें याद रखें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69। ये आपका स्टेटमेंट आप इनको सीक्वेंस में सेट कर लें फिर। ठीक है, 93, 4 और 7। और इसके अलावा आपका है 69 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या चल रही है उस टाइम पे। ठीक है, कांग्रेस की। तो ये देखिए कि स्टेटमेंट पहले तो रीड कीजिए 69 के, क्या क्या इसमें आप दे रखे हैं कि ए 15 मेंबर वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म टू लुक आफ्टर डे टू डे वर्क। तो ये ऐसी कुछ कमेटी चली थी। ठीक है, वर्किंग जिसको बोलते हैं ना CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, और ये तब से अब तक चली आ रही है, ऐसा सिस्टम जो है कांग्रेस में। द प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वाज ऑर्गेनाइज लिंग्विस्टिक बेसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स जब आपने लिखे होंगे तो इसको वहाँ पे स्टार लगाया होगा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो वहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में थर्ड है आपका मेंबरशिप फी वाज रिड्यूस्ड देयर बाय लीडिंग टू मास मूवमेंट। हाँ, तो इसका कुछ 15 पैसा वगैरह कुछ ऐसा वहाँ पे इसका ज्वाइनिंग के लिए फीस रखा गया था, बहुत कम कर दिया गया था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा था कांग्रेस जो है कि ऐसी जो वर्किंग कमेटी वगैरह के थ्रू रेगुलेशन करेगी और मेंबरशिप यदि कोई लेगा इसका, ठीक है, तो वहाँ पे इनकी फीस जो है काफ़ी मिनिमम यहाँ पे रखी गई थी। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको सिंपल से यहाँ पे पता चल सकता है। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कब चालू हुआ आपका, ये 1920 में हुआ था, अगस्त के टाइम पे हुआ था।
और 1 अगस्त को हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 को ये मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था फॉर्मली। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बाल गंगाधर तिलक जो है उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में इसको स्टार्ट किया गया था। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद में ही आपका जो तिलक का जो तिलक के नाम से जो स्वराज फ्रंट था ना, वो वहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, नागपुर में 1920 में आपका यहाँ पे मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, और यहाँ पे इसको रेटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना सब चीज़ें वहाँ पे इस टाइम पे चल रही थी, और डे टू डे वर्क के लिए ऐसा कुछ काम था। तो यहाँ से देख लीजिए, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके राइट है। 69 के 70 पे चला है। विद रेफरेंस टू द गोल, गोल है आपका गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ये करंट अफेयर में था, आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि किसका काम है ये, कि आपका जो स्किल वगैरह के लिए कुछ काम है यहाँ पे, और ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है ना, ये इसमें कुछ काम कर रही है। ठीक है, और ये इसके साथ में कौन है, आपकी जो फेसबुक जो है ना, फेसबुक इसने काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ लाख लोग हैं, मतलब कुछ 10 लाख के आसपास लोग हैं। ठीक है, जिनको इसमें आपका स्किल दिया जाना है। ठीक है, ट्राइब शेड्यूल ट्राइब जो है उनके लिए काम यहाँ पे करना है, डिजिटल एम्पावरमेंट करना है। ट्राइबल्स के मेल फीमेल जो है आपका यूथ है। ठीक है, उसकी ट्राइबल्स की आपकी वुमन है, इनका आपका एम्पावरमेंट करना है, ये चीज़ है। और ये इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको एक करता है ई आर नेट नाम से, ई आर नेट। ठीक है, तो आपके एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क जो है, ये इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो आपका ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑटोनोमस है माइटी के अंदर। जबकि प्रोग्राम जो है आपका वो ट्राइबल मिनिस्ट्री का है, जो कॉपरेशन कौन कर रहा है, इसके साथ कोलोब्रेशन है फेसबुक के साथ में। अब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से कि एम क्या है इसका, डिजिटल एम्पावरमेंट यूथ का। ठीक है, और इसके अलावा आपका इसके अलावा 70, अच्छा कास्ट कैटेगरी इसमें कुछ दे रखा है। ठीक है, तो कास्ट कैटेगरी वगैरह की इसमें कुछ बात है नहीं। और इसके अलावा आपका सेकंड देख लीजिए, इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, यहाँ पे एम्पावरमेंट भी नहीं है, ट्राइबल है, इसको भी यहाँ से हटा दें। कास्ट बेसिस भी, कास्ट की कैटेगरी वगैरह भी इसमें कोई काम नहीं है। और एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, अब ये अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया, हाँ ये यहाँ पे आपने कवर भी कर लिया कि ये जो है ये भी किया हुआ, ये आपका शायद जनवरी के आपका जो अपडेटेड जो आपका पीटी आया था ना, उसमें ये मेंशन था, तो वहाँ से आप देख सकते थे इसको। आगे चला है 71 क्वेश्चन पे, इसका ऑप्शन थर्ड वाला राइट है ना, बाकी दो गलत है। 71 में देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉम्ब साइक्लोन। बॉम्ब साइक्लोन ये मेरे दोस्तों ने मेरे साथ डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका, वो आप देख लीजिए फीचर यहाँ पे, और पूछा क्या है देखिए, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, मुझे इसका याद था, लेकिन मैंने लगाया कि क्या सही होता है, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, हालांकि मुझे मालूम था। बस पूछना देखना है आपको, नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा है सेकंड आप 71 के इसमें बॉम्ब साइक्लोन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए करेक्ट क्या है, नो रेनफॉल अकर ड्यू टू सच साइक्लोन, तो यहाँ पे भयंकर बारिश होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपका दीज साइक्लोन्स अकर ओनली इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट वगैरह की बात नहीं होती है। इसके अलावा आपका ये जो है ना यूएस वाले पार्ट में, ये वहाँ पे देखा गया था मेनली, तो वहाँ पे बारिश भी हुई थी, यूएस का पार्ट था, डेजर्ट वहाँ पे नहीं था। दे अकर ओनली ड्यूरिंग द समर सीजन, तो समर में भी नहीं था ये, अभी जस्ट कुछ महीने पहले जब विंटर चल रही थी ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ से आपका तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चले 71 के बाद में 72 पे, यहाँ से आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन। ठीक है, टूरिज्म मिशन की बात चल रही है जिसमें डिजिटल टूरिज्म है, तो यहाँ से आपको देखना है क्या है। तो टूरिज्म की बात चल रही है, तो इसमें आप देख लें कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टूरिज्म पे कुछ ही मिनिस्ट्री काम कर रही होती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वो यहाँ पे काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन लग सकता है कि डिजिटल टूरिज्म की बात करेगी, लेकिन डिजिटल टूरिज्म का मतलब है यहाँ पे कि टूरिज्म इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो जो चीज़ यहाँ पे बात मेनली चल रही थी, तो इसका जो विजन है ना, यदि आप थोड़ा सा पढ़ लेते वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन गैप जो है स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो टूरिज्म इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे डिजिटल गैप जो है उसको दूर करना था। ठीक है, तो डिजिटल गैप इसको यहाँ से दूर करना था। और इसके साथ में यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखें सेकंड स्टेटमेंट से, कि इट एडवोकेट्स द इंटरेस्टिंग पूछा है, इट एडवोकेट द अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ डेटा टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज इन द टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए कि सिर्फ ये सीमलेस स्टैंडर्डाइज डेटा एक्सचेंज की बात करता है। ठीक है, पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर नहीं है। ठीक है, एक रेगुलेटेड तरीके से आपका यहाँ पे यूज होना चाहिए, मतलब सीमलेस स्टैंडर्डाइज डेटा होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज एक उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का जो डेटा है ना, उसी को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो की बात नहीं की गई, ये सिर्फ आपका स्टैंडर्डाइज डेटा एक्सचेंज है उसकी यहाँ पे बात करता है।
नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, इसको बोलते हैं NDTM। NDTM। तो यहाँ पे आपकी जो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी कि इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज जो है यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकें टूरिज्म सेक्टर में। और यहाँ पे आपका टूरिज्म डेस्टिनेशन है, प्रोडक्ट है, एक्सपीरियंसेस हैं, इन सबको यहाँ पे स्टेट जो है आपके नेशन जो है, नेशन के साथ में स्टेट जो है उनके साथ में चीज़ को शेयर किया जा सके। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके रॉन्ग है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में अलग की गई है। ठीक है, तो इसके बाद में आपका 73rd क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएशन, अबॉलिशन एंड चेंज इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो अब ये आपका क्वेश्चन आपका सीधा सा आ गया स्टार्टिंग आर्टिकल से 1 2 3 4। ठीक है, कि 5 से आपका सिटीजनशिप आ जाएगा। रिकॉल कर लें, ऑप्शन यहाँ से आप खुद अलग से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, और इसमें इतने सिंपल दे रखे कि आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द सीक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर क्रिएट अबॉलिश डिस्ट्रिक्ट। अभी राजस्थान ने शायद 17 डिस्ट्रिक्ट बनाए और 3 आपका जो है नगर निगम बनाए। ठीक है, कोई परमिशन नहीं ली वहाँ पे। बंगाल ने भी बनाए, लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट बनाए, वहाँ पे भी उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली ममता बनर्जी ने। ठीक है, यदि नेम चेंज करना होगा ना तो वहाँ पे कुछ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह है उस नाम से बन जाते हैं, और आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह है वो चेंज हो जाते हैं उनके नाम वगैरह। तो बनने के बाद में परेशानी आती है, लेकिन बनाने में कोई इशू नहीं आता है, तो मिनिस्ट्री कोई परमिशन वहाँ पे लेनी नहीं होती है। इसके अलावा द चेंज ऑफ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रेलवे स्टेशन इज टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे इसको गलत कर दिया कि डिस्क्रिप्शन स्टेट गवर्नमेंट की जो है ना, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको परमिशन लेनी होगी यूनियन गवर्नमेंट से, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 74 पे। 74 क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, और फिर अपन आगे वाले क्वेश्चन जो है ना उसको हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप जैसे व्यूअर्स जो है ना इसको देखते भी नहीं है ठीक से, क्योंकि आप इसको भगा भगा के देखते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ से अपन को ये देखना है। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 74 को, फिर 75 करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे पूछा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जो है, ठीक है, इसके बारे में पूछा। हाँ देखिए, विलियम बेंटिक के बारे में आप जानते हैं, मैसूर का एनेक्सेशन किया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो है, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो है रंजीत सिंह के साथ में, ये बेंटिक ने नहीं की थी। ठीक है, और इसके अलावा आपका ठग्स जो है, इसके लिए सेपरेशन के लिए कुछ, देखिए आपका ठग्स एक्ट नाम से है, कुछ ऐसा काम इन्होंने किया था। ये लगभग 5-7 साल रहते हैं, लगभग 28 से 35 के बीच में यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की तरह यहाँ से इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने लिबरल आइडिया थे इनके, ठीक है, लिबरल आइडिया थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वगैरह उन्होंने कुछ किया था। तो ऐसी काफ़ी सारी इन्होंने चीज़ करी थी, जैसे कि आपका सती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए काम किया था। आपका विडो रीमैरिज है, विडो बर्निंग है, उसको रोकने के लिए काम किया था। इसके अलावा आपका जो ठग्स है इनको सप्रेस करने के लिए, रिचुअल मर्डर जो है, जो आपका रॉबर्स गैंग जो होती थी उनके द्वारा जो होते थे रिचुअल मर्डर, उसको रोका गया था। बहुत सारे एक्ट बनाए थे इन्होंने। इनके एक्ट में आपको एक बार लिखा दूँ यहाँ पे कि आपका एक तो सबसे पहले एक ध्यान रखें, अबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, अबोलिशन ऑफ सती वाला जो है, और क्रूअल राइट्स वगैरह वाला जो एक्ट था ना 29 का, वहाँ पे किया गया था अबोलिशन के, 8029। ठीक है, इसके बाद में ठग्स के लिए किया गया था, यहाँ पे सती याद रखें, सती, टी से आपका ठग याद रखें 1830। फिर आप चार्टर याद रखें, चार्टर आपको मालूम है 1832। ठीक है, इस टाइम पे आपका, इससे अगली साल आएगा 33। ठीक है, चार्टर आ जाएगा। चार्टर के बाद में आपका कौन सा यहाँ पे एक रिजोल्यूशन आएगा एजुकेशन की फील्ड में 1835 का। ठीक है, जहाँ पे आपका इंग्लिश को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज लाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लें, मैसूर का एनेक्सेशन होगा 1831 में। ठीक है, तो मैसूर का एनेक्सेशन के बाद में आपका कुर्ग का भी होगा, और आपका सेंट्रल सचर जो रीजन है ना इनका भी होगा। तो 34 के आसपास जो रीजन है, 34-33 आसपास में वहाँ पे होगा, लेकिन मेन ऑप्शन आपको मिलता है मैसूर वाला रीजन। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट जो थे उनको अबोलिश करने की यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, कि वहाँ पे अबोलिश करेंगे प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील और सर्किट सेट। यहाँ पे जो इसके जो कोर्ट थे इनको हटाएंगे यहाँ पे, और जो सेट किए थे कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो आपको जो ये ध्यान रखना है कि अपील और सर्किट वाले जो कोर्ट थे प्रोविंशियल में, ये कॉर्नवालिस ने सेट की, इसने इसको अबोलिशन वाला काम किया था। ठीक है, मेटकॉफ वगैरह जो था वो इसी के टाइम पे आया था। ठीक है, मेटकॉफ 1832 में जो हमने देखा था, वो हम चीज़ यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये चीज़ ध्यान रख लें। सती की बात करेंगे, टी से आपका ठग्स एक्ट 30 की बात करेंगे नेक्स्ट ईयर, मतलब 29, 30, 31 STM। ठीक है, तो STM, ये 3 चीज़ यहाँ से याद रखें। फिर आपका चार्टर आ जाएगा, तो ये आपको बड़ा इश्यू यहाँ पे है नहीं। और आपका 1835 का जो आपका एजुकेशन के लिए जो काम चलेगा, ये भी आपको ज़्यादा याद नहीं रखेगा, बस आपको ये याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर STM, स्टेम, इस तरह से इसको याद रख लें, 29, 30 और 31। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है।
इसके बाद में याद रखें आप क्वेश्चन नंबर याद क्या रखें, 75th क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के बारे में बात करिए कि विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफिस मेंशन बिलो आर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। नीति आयोग की बात नहीं करिए, 4 ऑप्शन के यहाँ से हटा दें। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? जीएसटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आपका आर्टिकल साइड 279 है, वहाँ पे इसकी बात की गई है। यूपीएससी तो पहले से है। ठीक है, तो यूपीएससी पहले से है, एक है, तो इसको भी आप यहाँ से हटा दें। अब आपका कौन सा बच गया? 1, 2 और 3 अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल है ये। ठीक है, एडवोकेट जनरल की बात यहाँ पे की गई है या नहीं की गई है? तो आपका यूपीएससी है 315 में, यहाँ पे बात की गई है। जीएसटी है, जीएसटी का आपका साइड 279A है, एक्ट जो है इसमें बात करी गई है। और 101 आपका जो अमेंडमेंट था 2016 का, उसके अंदर इसको लाया गया था। इसके अलावा आपका आर्टिकल 165 है। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में वहाँ पे बात करता है कि यहाँ पे आपका एक ऑफिस होगी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए, और वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा स्टेट का, ऐसी कुछ वहाँ पे बातें थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रेस्पेक्ट में वहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। एक मतलब इसमें आपको होता है ना 89 आर्टिकल आपको नीचे जाना होता है, मतलब पहले आप 90 जाएँ, फिर उसमें से एक और माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब आपका यहाँ पे 76 आर्टिकल है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वापस जाना है थोड़ा सा, 90 पीछे जाए तो आपका 166 होगा, इसमें से एक और माइनस कर दो मतलब 165 होगा। तो ऐसे आप इनको रख सकते हैं 89, मतलब 100 घटाएं, 100 में से फिर 11 माइनस करें, तो इससे आपका स्टेट की जो बॉडीज जो है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है वो यूनियन की तरह ही वहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। नीति आयोग जो है 2015 में चला था। बाकी अपन से इनसे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, बस उनको प्रैक्टिस करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये था जीएसटी वाला, क्योंकि इसको अमेंडमेंट करके बनाया गया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया इसको, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही हो गया। इस पॉइंट को आप याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट करें कोई चीज़ इसमें इशू रह गए हैं तो। ठीक है, और एक आप जो चीज़ थी ना जिसमें मैंने आपसे बात किया था कि इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक, इलेक्टोरल कॉलेज में आपका प्रेसिडेंट की में हमने बात करी थी, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये उसमें शामिल नहीं था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके इलेक्टेड मेंबर, और उसमें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में, उसमें जोड़ा था कि पुडुचेरी और आपका जो दिल्ली है उसके इलेक्टेड मेंबर भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर ही माने जाएंगे। अमेंडमेंट किया था 1992 में। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर है ना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वो भी उसमें शामिल थे। बस लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका जो है स्टेट की, वो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आगे आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।